दोस्तों, दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं गीतांजलि। आज हम पिछले एक हफ्ते राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वे कौन सी खास खबरें थी, वे कौन सी जगह थे, स्थान थे जो महत्वपूर्ण थे या परीक्षा के लिहाज से किसी भी प्रकार का प्रश्न या उसमें उसके आसपास के जो तथ्य हैं उन पर आधारित कोई प्रश्न फ्रेम किया जा सकता है। आज हम उन पर चर्चा करेंगे। उनके डेमो के रूप में हमने कुछ प्रश्न फ्रेम किए हैं, आज हम उन्हें भी देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे एपिसोड की शुरुआत करेंगे पिछले एपिसोड के अभ्यास प्रश्न से कि पिछले एपिसोड में आपसे जो अभ्यास प्रश्न पूछा गया था, सबसे पहले हम उसी मैप पर देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे पिछले एपिसोड के अभ्यास प्रश्न को। आपसे पिछले एपिसोड में अभ्यास प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित देशों की अवस्थिति पर विचार कीजिए। आपके सामने 4 देश हैं, कौन कौन से? सोमालिया, इरिट्रिया, यमन, सूडान। उपर्युक्त में से कितने लाल सागर के तट पर स्थित हैं? आपको यह बताना था। हमारे ऑप्शन थे केवल 1, केवल 2, केवल 3 या सभी 4। यदि हम बात करें इस प्रश्न के सही जवाब की, तो लगभग सभी बच्चों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया था। लेकिन आपको प्रश्न का उत्तर बताने से पहले सबसे पहले देखते हैं हम मैप में कि लाल सागर कहां पर है, ताकि आप आसानी से बता पाए कि लाल सागर के तट पर इनमें से कौन सा देश है जो स्थित है या कौन से या कितने देश हैं जो स्थित हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम मैप में हम बात करें लाल सागर के संदर्भ में या रेड सी के बारे में, तो देखिए यह है रेड सी का हिस्सा और यही कहलाता है रेड सागर या रेड सी। रेड सी के आसपास के देशों को आप देख सकते हैं, ये है रेड सी के आसपास वाले देश। यदि हम हमारे प्रश्न की बात करें, प्रश्न के मुताबिक यदि सही जवाब की बात करें कि कौन से देश शामिल है, तो देखिए सोमालिया, इरिट्रिया, यमन और सूडान। आइए देख लेते हैं। देखिए इसमें सोमालिया है यह, और सोमालिया रेड सी से काफी दूर है, जबकि यमन इसके तट में है, इरिट्रिया इसके तट में है और सूडान जो कि यहां पर है ये भी इससे इसका तट साझा करता है। तो इसकी एक और मैप में देख लीजिए, एक अन्य मैप में इसे विस्तार से दिखाया गया है। यह मैप यह है लाल सागर या रेड सी, जिसमें सूडान इसके साथ अपनी तट सीमा साझा करता है, इरिट्रिया भी साझा करता है, यमन भी साझा कर रहा है, जबकि इससे दूर क्या स्थित है आपने देखा भी हमारे ऑप्शन के मुताबिक सोमालिया। तो सोमालिया वह देश है जो इसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, तो इसे हटा दीजिए। कितने देश हैं? 3 देश हैं जो इसके साथ या लाल सागर के तट के साथ अपने सीमा साझा करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, केवल 3। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन की तरफ और देखते हैं हमारी पहली खबर को और खबर के मुताबिक क्या प्रश्न फ्रेम किया गया है उसे। खबर है, हाल ही में प्रकाशित एक खबर के अनुसार उत्तरी समुद्री मार्ग को विकसित करने के लिए रूस $24 बिलियन का निवेश करेगा। अब यहां पर चर्चा में क्या है? उत्तरी समुद्री मार्ग। तो ध्यान रखिएगा, चूंकि यूपीएससी ने इससे पहले हमारी खबर के आधार पर भी प्रश्न फ्रेम किया है, तो उत्तरी समुद्री मार्ग क्या होता है इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। बात करें उत्तरी समुद्री मार्ग के बारे में, तो दरअसल यह वह मार्ग है जिसमें रूस एक ऐसे मार्ग का निर्माण कर रहा है जिसमें आसानी से वह यूरोप तक अपनी पहुंच स्थापित कर पाए, और जो ऊपर वाला आर्कटिक महासागर है वहां का जो समुद्र स्तर है जहां बर्फ बहुत अधिक जमी हुई है उसे पिघलाकर वहां पर समुद्री आवागमन के लिए आसानी से मार्ग उपलब्ध हो सके, इसके लिए तैयारी कर रहा है रूस। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी समुद्री मार्ग सुदूर पूर्वी एशिया और यूरोप को आर्कटिक महासागर के रास्ते जोड़ेगा। दूसरा, यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का सबसे छोटा जलमार्ग होगा। और तीसरा, इस जलमार्ग के विकास में ग्लोबल वार्मिंग के कारण फायदा होगा। सबसे पहले देखें, हमने अभी चर्चा भी की कि आर्कटिक महासागर के आसपास जो बर्फ जमी हुई है निचले हिस्से में उसे पिघलाने की कोशिश की जा रही है ताकि समुद्री आवागमन रूस के लिए आसान हो सके। बात करें पहली कथन पर, तो यहां पर क्या लिखा है? सुदूर पूर्वी एशिया और यूरोप को इस रास्ते से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। आइए देखते हैं मैप में सबसे पहले ये क्षेत्र कहां पर है। दरअसल इस पूरे जो आपने रूट देखा, इसे ही कहा जा रहा है नॉर्थ सी रूट। नॉर्थ सी रूट कहां से? देखिए यह हिस्सा है पूर्वी एशिया का, सुदूर पूर्वी एशिया वाला हिस्सा, और यहां से यूरोप को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। किस हिस्से से? आर्कटिक ओशन वाले हिस्से से। तो यहां पर हमारा पहला कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा कथन क्या है? यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का सबसे छोटा जलमार्ग होगा। यह भी देख लेते हैं। यदि हम बात करें इस सागर के संदर्भ में, अटलांटिक और प्रशांत महासागर के संदर्भ में, तो देखिए हम जानते हैं कि यह है प्रशांत महासागर और यह है अटलांटिक महासागर। देखिए आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, यह है प्रशांत महासागर का एक हिस्सा। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से बहुत ही कम दूरी से भी जोड़ा जा सकता है और जोड़ा गया है किसके जरिए? पनामा कैनाल के जरिए।
एक और रूट है जो सबसे आसानी से जोड़ा गया है, देखिए यह वाला रूट। तो यदि हम यह कहें कि ये जो मैप हमने अभी देखा, इसमें जो हमारा सुदूर पूर्व एशिया है, इसको हम यूरोप से जोड़ रहे हैं, ये सबसे छोटा मार्ग है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे भी छोटे मार्ग देखिए आपने यहाँ पर हमारे लिए अवेलेबल हैं। तो ऐसे में यह कहना हमारा क्या हो जाएगा, कथन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि पनामा कैनाल जो कि कुछ किलोमीटर से ही इन दोनों समुद्रों को, इन दोनों महासागरों को जोड़ रहा है, तो दूसरा कथन क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यह सबसे छोटा जलमार्ग नहीं होगा। इससे पहले भी छोटे छोटे जलमार्ग हमारे पास अवेलेबल हैं। इस जलमार्ग के विकास में ग्लोबल वार्मिंग के कारण फायदा होगा, यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि रूस का मुख्य मकसद है कि यहाँ के आसपास जो बर्फ जमी हुई है इसे पिघलाकर आसानी से यहाँ पर सुलभ प्रदान करना, रास्ता सुलभता से प्रदान करना। तो यहाँ पर जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो बर्फ अपने आप पिघलेगी और रूस के लिए इससे फायदा होगा। तो यहाँ पर हमारा तीसरा कथन क्या है, सही है। 1 और 3 कथन हमारे सही हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न की खबर को। खबर देखें, पिछले सप्ताह भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू सर्बिया की राजकीय यात्रा पर रही। यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की सर्बिया की पहली राजकीय यात्रा है। ऐसे में सर्बिया हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित देशों की उपस्थिति पर विचार कीजिए। हमारे पास देश कौन कौन से हैं, क्रोएशिया, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया, ग्रीस, स्लोवेनिया। हमारे पास ये 6 देश दिए हुए हैं। उपर्युक्त में से कितने देश सर्बिया के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन है केवल 2, केवल 3, केवल 4, केवल 5। सबसे पहले जरूरी है इन देशों की स्थिति को देख लेना और यह देखना कि सर्बिया की स्थिति कहां पर है, ताकि आप आसानी से बता पाएं कि इनमें से कौन से देश है जो सर्बिया के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। आइए देखते हैं मैप में सर्बिया की लोकेशन। तो यह है मैप जिसमें सर्बिया की लोकेशन आप देख पा रहे होंगे, यह है। और ये सर्बिया के आसपास वाले वे देश हैं जो इसके साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। आपके लिए काफी आसान मैप यहाँ पर लिया गया है और आसपास वही देश शामिल किए गए हैं जो सर्बिया के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, जैसे बुल्गारिया जो कि हमारे ऑप्शन में भी है, रोमानिया, हंगरी और क्रोएशिया। जबकि हमारे ऑप्शन के मुताबिक ग्रीस देखिए काफी दूर स्थित है और स्लोवेनिया भी देखिए थोड़ी सा दूर स्थित है, बीच में क्रोएशिया आ जाता है। तो यहाँ पर स्लोवेनिया सर्बिया के साथ सीमा साझा नहीं कर रहा है और ग्रीस भी इसके साथ सीमा साझा नहीं कर रहा है। देख लेते हैं कहां पर है। तो एक स्लोवेनिया इसके साथ सीमा साझा नहीं कर रहा है और ग्रीस इसके साथ सीमा साझा नहीं कर रहा है। तो 5 और 6 देश हैं जो सीमा साझा नहीं करते, शेष 4 देश कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, केवल 4, ऑप्शन सी। आइए देख लेते हैं हमारे ऑप्शन के मुताबिक अब एक और मैप को। देखिए हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, सर्बिया के संदर्भ में। तो आपने सभी ने देखा कि यह है सर्बिया, ठीक। और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर यदि हम देखें तो एक देश है जिसे कहा जाता है क्या, कोसोवो। इस देश ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र और भारत ऐसे देश हैं, इसके अलावा भी कुछ और भी देश हैं जो कोसोवो को अभी भी सर्बिया का हिस्सा मानते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसलिए जो अगला मैप लिया गया है वो सर्बिया के उस मैप को लिया गया है जिसमें कोसोवो इसके अंतर्गत शामिल है। तो इसलिए इसी मैप के अंतर्गत आप इसे मान सकते हो। भारत सरकार की मान्यता के अनुसार ही हम इस मैप को लेकर चल रहे हैं। तो इसके अंतर्गत आसपास आप देखिए कौन कौन से देश हैं, रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी, क्रोएशिया, आप देखिए यहां पर। तो आसपास जो हमारे ऑप्शन के मुताबिक हमने जिन प्रश्नों को देखा, जिन देशों को देखा, उसके मुताबिक 6 और 5 इसमें शामिल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर को। खबर है हाल ही में अमेजन विमान दुर्घटना के 40 दिन के बाद 4 लापता बच्चे कोलंबिया के अमेजन वर्षा वन से सकुशल बरामद कर लिए गए। दरअसल ये एक दुर्घटना घटित हो गई थी यहाँ पर, विमान दुर्घटना। इसके बाद वहां पर एक जनजाति है, उस जनजाति के 4 बच्चे 40 दिन तक उस अमेजन वर्षा वाले क्षेत्रों में, वन वाले क्षेत्र में रहे हैं और सकुशल वापस आ गए हैं। खास बात यह है कि उन्हें उस पूरे क्षेत्र में हीरो के रूप में घोषित कर दिया गया है। इस जनजाति को खासतौर पर सराहा जा रहा है क्योंकि अमेजन वर्षा वन में ऐसी जनजाति का सर्वाइव करना, छोटे छोटे बच्चों का सर्वाइव करना उस समय काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेजन बेसिन का विस्तार कम से कम 5 देशों में है। दूसरा, ओरिनोको नदी अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है और है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले देखेंगे हम अमेजन बेसिन को, यह कहां पर है, और यह भी देखेंगे कि इसका विस्तार कहां कहां पर है। क्योंकि क्या कहा जा रहा है, कम से कम 5 देशों में है, तो हमें 6 देश तो देखने ही होंगे और कम से कम 5 की बात फिर उससे पुष्ट हो जाएगी। आइए देखते हैं। तो यह है मैप।
बात करें अमेजन बेसिन वाले क्षेत्र को, तो यह जो आपको हल्का येलो कलर दिखाई दे रहा है, ये है अमेजन वर्षा वाला क्षेत्र, अमेजन बेसिन वाला क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में आप देखिए कितने देश हैं। यदि हम बात करें देशों के संदर्भ में, तो देखिए यहाँ ब्राजील है, बोलीविया है, पेरू है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, और अब वेनेजुएला भी देख सकते हैं। कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5 6, यानी पहला कथन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कम से कम 5 देशों तक यह विस्तारित है, जो क्या नाम है जिसका, अमेजन बेसिन। तो पहला कथन सही है। दूसरे कथन की बात करें ओरिनोको नदी के बारे में, तो आइए इसे भी देख लेते हैं। ओरिनोको नदी कहाँ पर है, क्या सचमुच यह अमेजन नदी की सहायक नदी है या नहीं। यदि बात करें ओरिनोको नदी के बारे में, तो देखिए यह है ओरिनोको नदी, यह वेनेजुएला की महत्वपूर्ण नदी है, लेकिन यह अमेजन नदी से संबंधित नहीं है, काफी दूरी पर स्थित है, और यह अमेजन नदी की सहायक नदी नहीं है। तो यहां पर दूसरा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस प्रश्न के मुताबिक सही जवाब की बात करें तो केवल एक ही कथन क्या होगा, सही होगा। इसे हम दूसरे मैप में भी देख लेते हैं कि ओरिनोको नदी की लोकेशन कहां पर है। तो देखिए हम देख पा रहे हैं यह है अमेजन बेसिन और नदी, और ये सभी छोटी छोटी नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। जबकि हमने अभी बात की ओरिनोको नदी के बारे में, तो देखिए ओरिनोको नदी है यह, फिर आगे जाकर यह डेल्टा ऑफ ओरिनोको बना लेती है, जबकि ओरिनोको नदी यहां पर है, ना कि इसके पास। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगली खबर को। खबर है, हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच उद्योग और उद्योग संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। इस वजह से ये क्षेत्र चर्चा में आ गया है, न्यूजीलैंड भी चर्चा में आ गया है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माउंट कुक या आओ राकी न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा है, दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पर स्थित है। और तीसरा है, न्यूजीलैंड की अधिकांश आबादी उत्तरी द्वीप पर निवास करती है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है और है? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, 2 और 3, उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले जरूरी है यह देखना कि न्यूजीलैंड कहां पर है, न्यूजीलैंड की अवस्थिति क्या है, इसकी भौगोलिक अवस्थिति क्या है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले मैप में उसकी स्थिति को, उसकी लोकेशन को, फिर बता पाएंगे माउंट कुक के बारे में या आओ राकी न्यूजीलैंड की सबसे पर्वत चोटी, ऊंची पर्वत चोटी है या नहीं। तो देखिए यह है न्यूजीलैंड की स्थिति। यदि बात करें न्यूजीलैंड के बारे में, तो न्यूजीलैंड मुख्यतः 2 आइलैंड और छोटे छोटे कई आइलैंड से मिलकर बना है, जिसमें सबसे ऊपर वाला देखिए यह है नॉर्थ आइलैंड, और इसके नीचे वाला है ये साउथ आइलैंड, ठीक। और इसके अलावा छोटे छोटे कई आइलैंड है, इसके अलावा एक ये आइलैंड है स्टीवर्ट आइलैंड, ये भी न्यूजीलैंड का ही हिस्सा है, आप ध्यान रखिएगा। बात करें न्यूजीलैंड के बारे में, तो यह बात बिल्कुल सही है कि न्यूजीलैंड की अधिकांश आबादी, लगभग 76% आबादी न्यूजीलैंड के उत्तरी वाले आइलैंड में स्थित है, जिसमें से और भी अधिक आबादी वाले निवास स्थान की बात करें तो यह क्षेत्र है जहां पर सर्वाधिक आबादी निवास करती है नॉर्थ आइलैंड के भी संदर्भ में। तो यहां पर यह कथन बिल्कुल सही हो जाएगा कि न्यूजीलैंड के जो नॉर्थ आइलैंड है उसमें सबसे अधिक मतलब आबादी है जो वही निवास करती है। तो तीसरा कथन क्या है हमारा सही, अधिकांश आबादी उत्तरी द्वीप पर निवास करती है। पहला कथन क्या है, माउंट कुक या आओ राकी न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है, इसे भी देख लेते हैं। यदि हम बात करें माउंट कुक के बारे में, तो दरअसल यह स्थित है साउथ आइलैंड में। साउथ आइलैंड में कहां पर, यह है माउंट कुक, जिसे आओ राकी चोटी के रूप में भी जाना जाता है। और इसकी यदि हम बात करें ऊंचाई के संदर्भ में, तो इसकी ऊंचाई है 3724 मीटर। इसे आप ध्यान रखिएगा एक तथ्य के रूप में। यह है इसकी स्थिति, ये इसका उच्चावच वाला मैप है जिसे आप देख पाएंगे। और यह जो हिस्सा है ये न्यूजीलैंड में निचला हिस्सा कहलाता है। यह जो ऊपर हल्का सा आपको लाइट दिखाई दे रहा होगा, ये न्यूजीलैंड का ऊंचा हिस्सा कहलाता है, जो कि थोड़ी ऊंचाई पर स्थित है, ठीक। और न्यूजीलैंड के संदर्भ में यदि दूसरे कथन की बात करें, दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप में स्थित है। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यह है साउथ आल्प्स, साउदर्न आल्प्स या दक्षिणी आल्प्स, और यह दक्षिणी द्वीप में स्थित है। तो यहां पर क्या है, यह कथन भी सही है और यह कथन भी सही है, तीनों कथन सही है, यानी उपर्युक्त सभी इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगली खबर है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके ने 21वीं सदी की यूएस यूके आर्थिक साझेदारी के लिए अटलांटिक घोषणा की जानकारी साझा की है। अटलांटिक घोषणा यह अपने आप में महत्वपूर्ण है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इससे पहले अटलांटिक घोषणा कब की गई थी।
आपको ईयर के साथ यह भी बताना है कि यह किस संदर्भ में है। यदि बात करें इस प्रश्न के बारे में तो प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों की अवस्थिति पर विचार कीजिए। शहर कौन कौन से हैं? डालास, डेट्रॉइट, अटलांटा, शिकागो। उपर्युक्त में से कौन से शहर अमेरिका के ग्रेट लेक क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन क्या है? 1 और 2, 3 और 4, 1 और 3, 2 और 4। अब यदि हम बात करें ग्रेट लेक के बारे में कि ग्रेट लेक वाला क्षेत्र क्या है, दरअसल अमेरिका का वह क्षेत्र जहां पर 5 लेक्स का समूह है या 5 झीलों का समूह है, इसे ही कहा जाता है ग्रेट लेक, जो कि अमेरिका में स्थित है। तो आइए देख लेते हैं इसके आसपास वाले शहरों को। यदि शहरों की स्थिति के बारे में हम बात करें तो देखिए यह है अमेरिका का मैप। खासकर कौन सा अमेरिका, कमेंट सेक्शन में बताइए, जिसमें ग्रेट लेक वाली स्थिति है, यह क्षेत्र है, यह जो कि 5 झीलों का समूह है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ग्रेट लेक। अब यहां पर ये 5 झीलों के बारे में यदि हम बात करें, इसके आसपास के शहरों के बारे में बात करें तो देखिए यहां पर है शिकागो, यहां पर है डेट्रॉइट। ये 2 शहर हैं जो इन लेक्स के आसपास स्थित हैं। जबकि शेष 2 शहरों के बारे में बात करें, देखिए यहां पर है अटलांटा और यहां है डालास। तो ये दोनों शहर इनसे दूरी पर स्थित हैं, जिसे हम एक और मैप में देखेंगे स्पष्ट तरीके से। ये है ग्रेट लेक वाला क्षेत्र। देखिए यह लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूग्रोन, लेक इरी और लेक ओंटारियो, ये 5 झीलों का समूह मिलकर बनाता है ग्रेट लेक। आप इसके बीच में यह जो लाइन देख रहे होंगे, ये अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है, जो 2 देशों को अलग कर रही है। कमेंट सेक्शन में बताना है विदेश कौन कौन से हैं। अब इनके आसपास वाले शहरों की बात करें तो देखिए इसके आसपास ये शहर स्थित हुए हैं, लेकिन हमारे प्रश्न के मुताबिक डेट्रॉइट और शिकागो इनके आसपास स्थित हैं, लेकिन शेष 2 शहर डालास और अटलांटा, ये 2 शहर इसके आसपास स्थित नहीं है। तो 2 स्थित हैं, यानी इस प्रश्न के सही जवाब की बात करेंगे 2 और 4। तो 2 और 4 यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न की खबर है, हाल ही में लगभग 1 सप्ताह की देरी से 8 जून को मानसून केरल पहुंच गया है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित शहरों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन का सही क्रम क्या होगा? ध्यान रखिएगा क्या पूछा जा रहा है? दक्षिण पश्चिम मानसून। सभी जानते हैं हम दिशाओं के संदर्भ में, यह पूर्व है, यह पश्चिम है, यह उत्तर और दक्षिण। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है? दक्षिण पश्चिम, यानी भारत में इस क्षेत्र से जो मानसून प्रवेश करता है, प्रवेश किए जाने वाले मानसून के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। हमारे पास ऑप्शन क्या है? गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कानपुर, भोपाल। सही कूट का चुनाव करिए। हमारे सामने कूट दिए हुए हैं 1 2 3 4, 1 2 4 3, 2 1 3 4, 2 1 4 3। आइए देख लेते हैं सबसे पहले हम दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में कि भारत में कैसे प्रवेश करते हैं। देखिए वर्ष 2021 के डाटा के अनुसार यदि हम बात करें तो सबसे पहले जो रेड लाइन शो हो रही है वह ऐसा डाटा है जो यह दर्शाता है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कैसे प्रवेश करता है और कौन कौन सी डेट पर कहां कहां यह प्रवेश करता है। सबसे पहले हम बात करें 1 जून के संदर्भ में, आपको केवल रेड वाली लाइन ही लेनी है, ध्यान रखिएगा। 1 जून के आसपास यह केरल से प्रवेश करता है, तमिलनाडु के आधे हिस्से से होते हुए बे ऑफ बंगाल से गुजरकर यह म्यांमार तक पहुंचता है और इसके निचले वाले हिस्से को यह कवर कर लेता है 1 जून। इसके बाद यदि हम 5 जून की बात करें तो देखिए गोवा से होकर कर्नाटक के अधिकांश हिस्से को कवर करके आंध्र प्रदेश के बाद यह उत्तर पूर्व के अधिकांश भारत को यहां पर कवर कर लेता है। देखिए ये तो गुवाहाटी भी इसी के अंतर्गत आ गया जो कि हमारे ऑप्शन में है, यानी 5 जून से पहले गुवाहाटी में मानसून आ जाता है और यह पहली स्थिति हमने देखी। दूसरी यदि हम बात करें 10 जून के संदर्भ में तो देखिए महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्से के बाद यह तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होते हुए बांग्लादेश के बाद थोड़ा सा हिस्सा पश्चिम बंगाल का यह सिक्किम तक जाता है। तो इसमें पूरा उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र कवर हो जाता है। इसके बाद बात करें 10 जून के बाद 15 जून के बारे में तो देखिए यह गुजरात से पूरे महाराष्ट्र को कवर करके, छत्तीसगढ़ को कवर करके, पूरा ओडिशा कवर करके, झारखंड के थोड़े से हिस्से और बिहार को कवर करते हुए यह पहुंचता है यहाँ, जिसमें ये ओडिशा वाला जो भुवनेश्वर वाला क्षेत्र है यह भी कवर हो जाता है। यानी गुवाहाटी के बाद ओडिशा में मानसून पहुंचता है। अब यदि हम बात करें 20 जून के संदर्भ में तो देखिए 20 जून में यह गुजरात से प्रवेश करके मध्य प्रदेश का अधिकांश हिस्सा कवर करता है और उत्तर प्रदेश के बाद यह यहाँ पर प्रवेश करता है। अभी भी देखिए भोपाल इसमें कवर हो गया, यानी पहले नंबर पर गुवाहाटी में पहुंचता है, दूसरे नंबर पर भुवनेश्वर में पहुंचता है, तीसरे नंबर पर भोपाल में पहुंचता है और चौथे नंबर पर जो 15 जून वाली हमारी
लाइन है, देख सकते हैं आप। इसके बाद यह उत्तर प्रदेश को भी कवर कर लेता है, यानी लखनऊ या कानपुर की बात करें तो फिर ये कब पहुंचता है, लास्ट में, सबसे अंत में। ठीक, तो आइए क्रम देख लेते हैं। यदि हम इस प्रश्न के सही क्रम की बात करें, सबसे पहले पहुंचता है मानसून कहां, गुवाहाटी में, क्योंकि उत्तर पूर्व में सबसे पहले पहुंच रहा है। दूसरे नंबर पर पहुंचता है भुवनेश्वर में, यानी ओडिशा के पास। और तीसरे नंबर पर पहुंचता है भोपाल, यानी चौथे नंबर वाला ऑप्शन हमारा होगा पहले। और सबसे लास्ट में पहुंचता है कहां, कानपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, 1, 2, 4 और 3। देखिए 1, 2, 4 और 3, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, अगली खबर को। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच हाल ही में यूक्रेन का कखोवका बांध क्या हो गया है, तबाह हो गया है। इस वजह से यह लोकेशन चर्चा में आ गई है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है हमारे सामने, पहला कथन है कखोवका बांध निस्टर नदी पर स्थित है, जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मोल्डोवा की सीमा के निकट स्थित है। दूसरा कथन है नाइपर यूक्रेन की एक प्रमुख नदी है। और तीसरा कथन है निप्रो, ज़पोरिजिया, खेरसान आदि शहर नाइपर नदी के तट पर स्थित है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन क्या है, केवल 1, केवल 2, केवल 3, कोई भी नहीं। यदि हम बात करें कखोवका बांध के संदर्भ में, तो अभी हाल ही में इस पर एक बड़ी दुर्घटना घटित हो गई है। कखोवका बांध तबाह हो गया, जिसकी वजह से जो यूक्रेन के कई शहर हैं, कई बस्तियां हैं, जिन्हें विस्थापित कर दिया गया है, दूसरी जगह पर उन्हें बसाया गया है। इस वजह से यह खबर अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। कथन की बात करें तो इसमें क्या लिखा है कि कखोवका बांध निस्टर नदी पर स्थित है और रणनीतिक रूप से मोल्डोवा के सीमा के निकट स्थित है। आइए देखते हैं मैप में। यदि हम बात करें कखोवका डैम के बारे में, दरअसल यह है कखोवका डैम, ठीक। और यह किस नदी पर स्थित है, यदि हम इसकी बात करें तो देखिए यह है नाइपर नदी पर स्थित, ना कि निस्टर नदी पर। तो यह कहां पर है, नाइपर नदी पर। इस बात को आपको ध्यान रखना है, जबकि निस्टर नदी है यहां पर, ठीक, और ये यहां आती है। तो नाइपर नदी पर स्थित है, तो पहला कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। दूसरे कथन की बात करें, इसमें क्या लिखा है, नाइपर यूक्रेन की प्रमुख नदी है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नाइपर देखिए यहां से प्रवाहित होती है, फिर यह कीव से आगे होते हुए, निप्रो से होते हुए, ज़ेपोरिजिया से होते हुए यहां आती है, ठीक। तो इस तरह यदि हम बात करें अब इसके बारे में, तो यह भी एक प्रमुख नदी है। दूसरा कथन सही है। तीसरा कथन क्या है, निप्रो, ज़पोरिजिया, खेरसान आदि शहर नाइपर नदी के तट पर स्थित है। तो इसे भी हमने अभी देखा, देखिए कीव, निप्रो, ज़पोरिजिया, नोवा, खेरसान, ये सभी शहर इसी नदी के तट पर स्थित हैं। तो इस तरह हमारा तीसरा कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला कथन गलत है, 2 और 3 सही है। तो इस प्रश्न की बात करें तो केवल 2 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर को और अगले प्रश्न को। अगली खबर है, हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल में जोशीमठ जैसी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना के मद्देनजर चेतावनी दी है और अधिकारियों से पर्यटन सीजन के दौरान शहर में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए तत्काल उपाय करने को कहा है। हमने देखा था जोशीमठ में कितनी बुरी स्थिति अभी उत्पन्न हुई थी, वहां से कैसे लोगों को विस्थापित किया गया था दूसरी जगह। तो ऐसे में इस समस्या से बचने के लिए नैनीताल में पर्यटकों की भीड़ को कम करने की बात वहां की सरकार ने कही है। प्रश्न है, भू आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा हिमालयी नगर अन्य तीनों से भिन्न है? ऐसे यूपीएससी सवाल फ्रेम करती भी है, इसलिए भी इस प्रश्न को फ्रेम किया गया है। प्रश्न क्या है, आप ध्यान से सुनिएगा। भू आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा हिमालयी नगर अन्य तीनों से भिन्न है? ऑप्शन क्या है, शिमला, मसूरी, नई टिहरी, देहरादून। यदि हम बात करें इनकी अवस्थिति के संदर्भ में, देखिए चाहे शिमला हो, मसूरी हो या नई टिहरी हो, ये तीनों चोटी या पहाड़ी में स्थित शहर हैं, ठीक, जबकि देहरादून घाटी में स्थित है। ध्यान रखिएगा, आप देहरादून से खड़े होंगे तो आपको नई टिहरी भी ऊंचाई में स्थित दिखाई देगी और मसूरी भी ऊंचाई में स्थित दिखाई देगी। शिमला की बात करें तो शिमला भी एक ऊंचाई में स्थित या पहाड़ी में स्थित शहर है, जबकि देहरादून के संदर्भ में आप मान सकते हैं कि एक घाटी का मैदानी हिस्सा है या एक घाटी में स्थित यहाँ पर मैदान है। तो यहाँ देहरादून इस प्रश्न का सही जवाब होगा, क्योंकि देहरादून शेष तीनों नगर से भिन्न है। आगे देख लेते हैं मैप में कि ये कहां पर है, इनकी स्थिति कहां पर है। तो मैप में देखिए यह है भारत का मैप, जहां यह है देहरादून जो कि थोड़े से निचले हिस्से में स्थित है, जबकि शिमला की बात करें, मसूरी की बात करें और नई टिहरी की बात करें, ये देखिए पहाड़ी वाले हिस्से में स्थित है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगले प्रश्न को। हाल ही में अरब सागर में उत्पन्न हुए चक्रवाती तूफान विपौजॉय का
गुजरात के कच्छ में निकट लैंडफॉल हुआ है, इस वजह से ये जो पूरा क्षेत्र है यह भी चर्चा में है, और ये जो विपोरजॉय है यह भी चर्चा में है। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? कच्छ का रण भारत की नवीनतम उत्थित भूमि है। दूसरा, यहाँ घुड़खरों के लिए एक वन्यजीव अभयारण्य बनाया गया है। और तीसरा है लूनी नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई भी नहीं। यदि हम बात करें कच्छ के रण के संदर्भ में तो हम सभी को पता है कि इसकी स्थिति कहां पर है, लेकिन इसके बारे में क्या कहा गया है कि यह नवीनतम उत्थित भूमि है। आइए सबसे पहले देखते हैं इसकी स्थिति को और इसकी लोकेशन। तो यह है मैप, और यह वाला क्षेत्र कहलाता है कच्छ के रण वाला क्षेत्र। ठीक, ये लिखा है रण ऑफ कच्छ। तो रण ऑफ कच्छ, यदि हम बात करें इसके बारे में, इसमें एक शहर है धौलावीरा, और हम सभी जानते हैं कि हड़प्पा शहर या सभ्यता को जब हम पढ़ते हैं तो हड़प्पा सभ्यता में बात कही जाती है कि धौलावीरा हड़प्पा का एक बंदरगाह शहर है। और किसी शहर को बंदरगाह शहर कब कहा जाता है? जब उसके पास समुद्री भूमि हो या उसके आसपास कोई समुद्री भूमि स्थित हो। यानी ऐसा माना जा सकता है कि कच्छ के रण वाले क्षेत्र में कुछ समय पहले तक यह पूरा समुद्री वाला क्षेत्र रहा होगा। फिर बाद में इसके कुछ वो भी निकल कर आए, आंकड़े भी निकल कर आए, जिससे यह पता चलता है कि अब वह यानी रण ऑफ कच्छ नवीनतम उत्थित भूमि है जो समुद्री भाग से ऊपर उठकर बनी हुई है। तो इस तरह पहला कथन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरे कथन की बात करें, यहाँ घुड़खरों के लिए या वाइल्ड एसेस के लिए एक वन्यजीव अभयारण्य बनाया गया है। तो यहाँ दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। जिसे क्या कहा जाता है? देखिए, इसका नाम है कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो यहाँ पर इनके लिए भी एक वन्यजीव अभयारण्य बनाया गया है, सही बात है। और तीसरा है लूनी नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। आइए देख लेते हैं इसे भी। तो यदि हम लूनी नदी के संदर्भ में बात करें, देखिए यह लूनी नदी प्रवाहित होती है, आगे बढ़ती है, यह है लूनी नदी, और यहाँ पर आकर कच्छ के रण में, रण ऑफ कच्छ में विलुप्त हो जाती है। तो ऐसे में यह कथन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तीनों ही कथन सही है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सभी तीन कथन सही है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगली खबर देखते हैं। हाल ही में अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नाइजीरिया के सेंट्रल बैंक के गवर्नर गॉडविल एमेफिले, इनको भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वजह से नाइजीरिया वाला क्षेत्र पूरा चर्चा में आ गया है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश नाइजर नदी बेसिन का भाग नहीं है? ध्यान रखिएगा क्या पूछा जा रहा है, नाइजर नदी बेसिन के बारे में, और उसका भाग नहीं है। ऑप्शन है गिनी, घाना, बुर्किना फासो, कैमरून। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले देखेंगे नाइजर नदी बेसिन को, यह कहां पर है, फिर इसके आसपास वाले देश भी देखेंगे, और फिर आप बता पाएंगे कि इनमें से कौन सा इस बेसिन का हिस्सा नहीं है। आइए देखते हैं नाइजर नदी को। देखिए, सबसे पहले देख लीजिए इसके बेसिन को। यह है नाइजर नदी बेसिन, ये यहां से आगे बढ़ती है, माली, नाइजर, बेनिन, नाइजीरिया, और फिर यहां आकर नाइजर डेल्टा बनाती है। इसका बेसिन आप देखिए, जो हल्का ग्रीन कलर वाला है, ये इसका पूरा बेसिन है जो कितने दूर तक विस्तारित है। यदि देशों की बात करें तो देखिए गिनी में भी ये विस्तारित है, बुर्किना फासो के कुछ हिस्से में विस्तारित है, इसके बाद यह माली में भी प्रवाहित हो रही है, नाइजर में प्रवाहित हो रही है, बेनिन में हो रही है, नाइजीरिया में हो रही है, यहाँ पर है कैमरून। तो यह कैमरून वाले हिस्से में भी प्रवाहित हो रही है। आप इसे एक और मैप में देख सकते हैं, इसे स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा। देखिए ये जो भी देश आपके सामने ब्लू कलर में दिख रहे हैं, ये वे देश हैं जो नाइजर नदी के बेसिन में स्थित हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें कैमरून, नाइजीरिया, चाड, नाइजर, माली, बुर्किना फासो, गिनी, आइवरी कोस्ट ये शामिल हैं। तो अब हमारे ऑप्शन की बात करें, बेनिन भी इसके अंतर्गत आता है। यदि हम ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन में कौन सा देश नहीं है यह हमें बताना है, कौन सा देश का भाग नहीं है। तो हमने देखा गिनी इसमें शामिल है, बुर्किना फासो भी शामिल है और कैमरून भी शामिल है, जबकि घाना इसमें शामिल नहीं है। यानी घाना, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, जिसे आप एक मैप में स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। देखिए नाइजर शामिल है, कैमरून शामिल है, बेनिन शामिल है, क्योंकि नाइजर नदी कहाँ से बढ़ती है, यहाँ से होकर ऐसे आ रही है, ये इसका प्रवाहित क्षेत्र है, फिर यहाँ डेल्टा ऑफ नाइजर बनाती है। ठीक, और घाना इसमें शामिल नहीं है क्योंकि घाना है ये बीच में, तो घाना इस नदी के प्रवाह क्षेत्र में, इसके बेसिन के अंतर्गत नहीं आ पाता। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है जो कि यूपीएससी ने पूछा है। यूपीएससी ने सवाल पूछा है
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। झेलम नदी वुलर झील से होकर जाती है। कृष्णा नदी सीधे कोलेरू झील का भरण करती है। गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील निर्मित हुई है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई नहीं। देखिए, यूपीएससी ने ऐसे कई प्रश्न फ्रेम किए हैं जो झीलों नदियों के संदर्भ में, और हमने हमारे एपिसोड में ऐसे लगभग सभी प्रश्न कवर किए हैं जो कि भारत की नदियों से संबंधित हैं। तो इस प्रश्न का जवाब हमारे कई एपिसोड्स को देखकर आप आसानी से दे सकते थे। आइए इसे हम स्पष्ट कर देते हैं। यदि बात करें झेलम नदी के संदर्भ में, तो इसे देखेंगे कि क्या यह वुलर नदी से होकर गुजरती है। तो देखिए, यह है झेलम नदी, यह वुलर लेक के एक हिस्से से प्रवेश करती है और दूसरे हिस्से से होकर बाहर निकलती है और फिर बाद में पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो वुलर लेक है, यह वुलर लेक के एक हिस्से से प्रवेश करके दूसरे हिस्से से गुजरती है, यानी पहला कथन बिल्कुल सही है, वुलर झील से होकर यह गुजरती है। दूसरा है कृष्णा नदी सीधे कोलेरू झील का भरण करती है। यह भी देख लेते हैं, क्या लिखा है, सीधे शब्द, ध्यान रखिएगा। तो यह है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर आगे जाकर डेल्टा बनाती है, मुहाना बनाती है। वहीं ये है गोदावरी रिवर, यह भी आगे जाकर माउथ ऑफ गोदावरी बनाती है। कोलेरू झील की बात करें तो यहां पर है कोलेरू झील, यह लेक कोलेरू। तो इसमें क्या कहा गया है, सीधे। बिल्कुल यह बात गलत है, क्योंकि कृष्णा नदी सीधे नहीं, अपनी धाराओं के माध्यम से इसका भरण करती है। वहीं गोदावरी भी अपनी धाराओं के माध्यम से कोलेरू लेक का भरण करती है। तो यहां पर दूसरा कथन आप कह सकते हैं कि क्या होगा, गलत होगा। तीसरे कथन की बात करें, गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील निर्मित हुई है, जिसे भी देख लीजिए। हम सभी जानते हैं गंडक नदी कहां से प्रवाहित होती है, नेपाल से प्रवाहित होकर आगे बिहार में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश और बिहार की भौगोलिक सीमा बनाकर बिहार में प्रवेश करती है, या आगे बढ़ती है सारण से होते हुए, और फिर बाद में हाजीपुर के पास, वैशाली के हाजीपुर के पास, कहाँ, गंगा नदी में मिल जाती है। तो यदि हम बात करें अब यहाँ पर कांवर झील के बारे में, तो दूर स्थित है कांवर झील, जबकि ये यहाँ पर गंगा नदी से मिल गई। तो यह कांवर झील के संदर्भ में हमारा तीसरा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील निर्मित नहीं हुई है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा केवल एक, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए अभ्यास प्रश्न को। अभ्यास प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अभ्यास प्रश्न क्या है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपको एक तरफ पर्वत और पर्वतमालाएं दी हुई है, दूसरी तरफ संबंधित देश क्या है, जूरा पर्वतमाला स्विट्जरलैंड, वाजेस पर्वत जर्मनी, ब्लैक फॉरेस्ट फ्रांस। उपर्युक्त में से कौन सा से युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन क्या है, 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी खबरें होंगी, महत्वपूर्ण होंगी, उन्हीं पर आधारित हम नए प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।